आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्ठी भगवंत एवं गुरु भगवंतों को मेरा भाव वंदन। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, संबोधि श्री आपके बीच में उपस्थित है और हम कर रहे हैं आज पैशून्य का शुक्ल पक्ष, जो 14वां पाप पैशून्य है, चुगली, जो हमने उसके बारे में सुना था, और यज्ञदत्त, यज्ञदेव और चक्रदेव की कहानी हमने सुनी थी। तो पैशून्य का पाप करने से यज्ञदेव को नरक में जाना पड़ा, उसका जन्म मरण आवागमन बढ़ गया, भाव भ्रमण बढ़ गया, और जिसने गंभीरता रखी, जिसने क्षमा रखी, समता का भाव रखा अपने अंदर में, वो चक्रदेव मुक्ति में अपना रिजर्वेशन करा चुके हैं। तो साथियों, पैशून्य का शुक्ल पक्ष गंभीरता है। समुद्र गंभीर समादुराशया चक्किया के नई दुप्पहंसया सुयस्य पुण्या विउलसतायनो खवित्तुकमम गई मुत्तमम गया। उत्तराधन के 11वें अध्ययन में कहा है कि जो बहुश्रुत होते हैं वो समुद्र के समान गंभीर होते हैं, और वो श्रुत के भंडार होते हैं और सबके रक्षक होते हैं। शिकाय के उत्तम गतियों में वो गमन करते हैं, कर्म को खपाकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, गंभीरता एक ऐसा गुण है जिसके अंदर बहुत सारे सद्गुण उसमें समा जाते हैं। जो सज्जन होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, खानदानी होते हैं, उनके अंदर गंभीरता का गुण पाया जाता है। उत्तम नर रहते सदा सागर सम गंभीर, हर दुख संकट में खड़े बनकर अविचल धीर। करोड़ों नदियाँ आ गिरे सिंधु के दरमियान, तोड़े ना तटबंध को मर्यादा रहे शान। पीर पराई देख के धीर पिघलता यूं, निकट रखा हो आग के मोम पिघलता ज्यों। ऐसा सज्जन खुद पा जाता धीर मना गंभीरता, रुके नहीं चलता रहे जो गिरी कंद्रा चीरता। जो कुछ देखे या सुने अपने हित प्रतिकूल, नहीं बिगाड़े चित्त अपना जाता सहज ही भूल। दुर्जन का भी भला करे नर गंभीर सुजान, किसी को नहीं सताए देता परहित में निज प्राण। गंभीरता के गुण की थी धारक
ज्योत्सना, सुनो सुनो क्या बनी उसकी जीवन संयोजना। साथियों, गंभीर, धीर, वीर जो महापुरुष होते हैं, जो उत्तम नर होते हैं, जिनके अंदर सुसंस्कार होते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण है, ऐसा ही एक कथानक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो है राजकुमारी ज्योत्सना का। ये कहानी, ये पूर्व समय में घटित कहानी है ये। और राजकुमारी ज्योत्सना कौन थी? राजकुमारी ज्योत्सना किसकी पुत्री थी? राजा चंद्र सिंह और महारानी रोहिणी की लाडली बेटी थी। और उसके अंदर क्या क्या गुण थे ज्योत्सना के अंदर? गांभीर्य गुण तो था ही, और भी उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी। ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम, चंद्र सिंह रोहिणी की बहुत लाडली। ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम, चंद्र सिंह रोहिणी की बहुत लाडली। शूरवीर पराक्रमी राजसुता, कला 64 निपुण जैसे चंपाकली। चंद्रपुर में बजे चैन की बांसुरी, अन्न जल शिक्षा सेहत से जनता धनी। धर्म और धन सदाचार में ना कमी, चंद्र सिंह माने सबको संतान अपनी। खोजते थे सुयोग्य राजकुंवर, जिसके संग ब्याहे पुत्री नाजो पली। ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम, चंद्र सिंह रोहिणी की बहुत लाडली। रोहिणी और चंद्र सिंह, उनके माता पिता, चंद्रपुर नगरी में ज्योत्सना बहुत लाडली नाजो पली, अपने माँ बाप की इकलौती संतान, परम सुंदरी थी वो, और शूरवीर पराक्रमी थी। हाँ, बेटे तो होते हैं, बेटियां भी होती हैं दोस्तों, जो बहादुर होती हैं। और जैसी वो सुंदर थी, वैसे ही बुद्धिमान भी थी। गंभीरता का गुण उसमें कुट कुट कर भरा था। 64 कला उसने सीखी थी, जो स्त्रियों की 64 कला होती हैं, वो उसने सीखी थी। और ऐसा ही तो चंद्रपुर राज्य, जहाँ उन रोहिणी का सुहाग, रोहिणी के पति चंद्र सिंह का राज्य था। और रोहिणी और चंद्र सिंह प्रजा को अपनी संतान मानते थे। धर्म और धन और सदाचार, सारी प्रजा के अंदर ये लक्षण और गुण थे। प्रजा बहुत समृद्ध थी, अन्न से, जल से, शिक्षा से, सेहत से। और यही तो चाहिए, सुख इसी में ही तो है। अच्छी सेहत हो, शिक्षा हो, समझ अच्छी हो, और जीवन यापन के सारे साधन, सब अनिवार्य जरूरतें पूरी होती हों, वही तो सुख है जीवन में। तो चंद्र सिंह के राज्य में बड़े चैन की वंशी बसती थी। और चंद्र सिंह और रोहिणी जो हैं, दोनों अब देख रहे थे, खोज रहे थे कि अब हमारी पुत्री यौवन
कि उम्र में आ गई है, अब इसके योग्य ऐसा कोई राजकुमार मिले जिसके साथ अपनी बेटी की शादी करें हम। एक दिन राजा चंद्र सिंह और उनकी महारानी रोहिणी दोनों बातें कर रहे थे। रोहिणी बोली, बेटा मेरी बहन का हर तरह से है योग्य, मुझे तो जचा। भूप कहने लगे, वो पसंद ना मुझे, उससे ज़्यादा गुणी है भतीजा मेरा। तानते दोनों हठ बात बढ़ने लगी, रोज देखे सुने ज्योत्सना कुंवरी, ज्योत्सना सुंदरी गंभीर परम। एक दिन दोनों की बातों बातों में बहस हो गई। महारानी रोहिणी कहने लगी, मेरी बहन का बेटा है मेरा भांजा, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और उससे अपनी बेटी रोहिणी इसकी मैं ज्योत्सना की शादी करूंगी। राजा चंद्र सिंह कहने लगे, क्या है, वो लड़का तुम्हें पसंद आ गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अरे उससे तो ज़्यादा गुणवान है मेरा भतीजा। महारानी कहती है, मैं अपने भांजे के साथ करूंगी, और महाराज कहते हैं मैं अपने भतीजे के साथ करूंगा। दोनों का ईगो आपस में टकराया, बात जिद पर आ गई। दोनों ने हठ ठान लिया और रोज रोज उसी बात को लेकर उनकी बहस होने लगी। और राजकुमारी ज्योत्सना देखती सुनती, मेरे माता पिता मेरे लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, प्यार तो बहुत था दोनों में, ऐसा नहीं है कि लड़ते थे, लेकिन बेटी के विवाह को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। कहे महारानी, बेटी तू पक्ष ले मेरा, राजा चिल्लाए, इसमें दिमाग है मेरा। बेवकूफ है तू मेरी बेटी नहीं, हंसे मन में ही ऊपर गंभीर बनी। आप दोनों ही पूज्यों बड़े हो चतुर, जो करेंगे मैं खुश हो के स्वीकारूंगी। क्या कहती है ज्योत्सना? राजा कहने लगे, देख मेरी बात मान ले। महारानी कहती है, मेरी बेटी है, मेरी बात मानेगी। राजा चंद्र सिंह कहते हैं, दिमाग तो इसमें मेरा है, तेरी बात कैसे मानेगी मूर्ख। दोनों कहते हैं, मेरा पक्ष वो स्वीकार कर, मैं कहता हूँ वो मान। महारानी कहती है, मैं कहती हूँ वो मान। और ज्योत्सना मन ही मन में तो हंस रही थी, ऊपर से गंभीर बनी हुई थी। और जब दोनों माता पिता कहने लगे, बता तेरी क्या इच्छा है, बोल ना, किसकी बात मानेगी, किसका पक्ष लेगी, किसको अपना जीवन सौंपेगी। राजा कहते हैं, मेरे भतीजे के साथ करेगी ना। और महारानी रोहिणी कहती है, नहीं, मेरे भांजे के साथ करेगी। जब उसको बोलना ही पड़ा, कुछ कहना ही पड़ा, तो क्या बोली, आप तो दोनों ही मेरे पूज्य हैं, दोनों की बात मेरे लिए फूल चढ़ाने लायक है, और आप दोनों ही बड़े होशियार हैं। जो मिलके आप स्वीकार कर लेंगे, मैं तो जो मान लेंगे आप, जो करेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। आप तो दोनों ही मेरे लिए आदरणीय हैं। भूपति और महारानी तो लड़ते रहे, आग्रहों पर अपने वो अड़ते रहे। भांजे को दी सूचना महारानी ने, लेके बारात आओ मुहूर्त है ये। भूप ने भी भतीजे को बुलवा लिया, दो बारातें एक ही दिन में आनी थी, ज्योत्सना लाडली।
अब दोनों ने अपने अपने पसंद के लड़कों को सूचना भेज दी, बारात लेके आ जाओ, शुभ मुहूर्त है। और एक ही दिन 2 बारातें आने वाली थी। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और ज्योत्सना राजकुमारी सोच रही थी क्या होगा मेरा। देखिए दोस्तों कैसी सिचुएशन बन गई है। कोई लड़की इस मुसीबत में फंस जाए क्या करेगी वो, लेकिन ज्योत्सना ने अपने गंभीरता गुण से किस तरह से बाजी जीती हम सुनेंगे। आ गया दिन विवाह का सजी नगरी, लोग देखें ये कौतुक हैरानी बड़ी। शादी हो एक से ही लड़ाई होगी, अस्त्र शस्त्रों की भी तो तैयारी करी। जनता घबराए, हाँ जनता घबराए, क्या होगा कुछ ना पता। इधर महलों में अफरा तफरी थी मची, ज्योत्सना सुंदरी। विवाह का दिन आ गया। पूरी नगरी सजी हुई थी और सब लोगों में बात फैल गई कि रानी ने अपनी पसंद का लड़का और बारात अलग बुलाई है और राजा ने बारात अलग बुलाई है। अब लोग सोचने लगे, मंत्री, सेनापति, बड़े बड़े राजा के जो अंगरक्षक थे और सैनिक थे और सेनापति वगैरह मुख्य पदों पे, और बड़े बड़े सेठ, सब ने मिलकर मीटिंग करी और आपस में बात करने लगे। भाई देखो, दुल्हन एक है तो शादी तो एक से ही होगी ना, 2 से तो हो नहीं सकती। अब बारातें 2 आ रही हैं तो ज़रूरी बात है कि दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, दोनों बारातों के बीच। तो भाई अस्त्र शस्त्र भी तैयार करके रख लो, समय पर काम आएंगे। और जनता घबराने लगी, क्या होगा। जिस चंद्रपुर में चैन की बंसी बजती थी, आज वहाँ पर घबराहट फैली हुई है और महलों में भी घबराहट फैली हुई है। हाँ ठीक है, शादी का घर है, पर अंदर में तूफान। रानी सोचे, क्या सोचे रोहिणी? रानी सोचे राजा के हाथों में सत्ता, साम दाम दंड भेद से वो काम ले। करूँ ऐसा उपाय हो जीत मेरी, मेरे भांजे के संग में ही फेरे पड़े। बेटी दुल्हन बनी, उससे रानी कहे, वही करना तुझे जैसा मैं चाहती, ज्योत्सना सुंदरी। रानी ने अपने मन में सोचा, कुछ भी हो भाई, पुरुष प्रधान है, राजा के हाथ में सत्ता है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। हाँ जिद भले ही मैं कर रही हूँ, पर आखिर तो राजा की ही चलेगी, पतिदेव की ही चलेगी। तो मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा उपाय करूँ कि मेरे भांजे के साथ ही शादी हो, उसके साथ ही फेरे पड़ें। तो ज्योत्सना से कहने लगी, देख बेटी, जो मैं कहती हूँ ना वही तुझे करना है। अब ज्योत्सना क्या करे, दोनों तरफ से खींची जा रही है वो तो। ज्योत्सना नम्रता से स्वीकारे कथन, अब रानी साधे योजना अपनी। एक बड़ी टोकरी में बिठाई बेटी, दूसरी टोकरी उसके ऊपर ढकी। एक वरमाला कंवरी के हाथों में दी, डालो जो खोले उसके गले आज्ञा दी। ज्योत्सना सुंदरी थी। रानी ने उपाय निकाल लिया। रोहिणी महारानी ने
अपनी बेटी ज्योत्सना से कहा, देख, मैं कहूँ वैसा वैसा तू करती जा। ठीक है माँ। ज्योत्सना तो यही कहा, ठीक है माँ, क्योंकि पिता तो वहाँ सामने थे नहीं, माँ सामने थी, तो माँ की बात ही माननी होगी ना उसको। तो रानी ने क्या किया, ऊपर छत पे गई और वहाँ पे बड़ी बड़ी टोकरियाँ रखी थी, हैं, जिनमें मिठाइयाँ भरी थी। तो एक बड़ी टोकरी में ज्योत्सना को बिठा लिया, उसके ऊपर दूसरी टोकरी ढक दी और बिठाने से पहले ज्योत्सना के हाथों में वरमाला दे दी और कहा, जो कोई भी इस टोकरी को खोले ना, उसके गले में डाल देना। अब महारानी ने सोचा था कि अपने भांजे को चुपके से बुलवा लूँगी बारात में से और छत पे लाके और उससे टोकरी खुलवाऊंगी और ज्योत्सना उसके गले में वरमाला डाल देगी। यही उसकी मतलब योजना थी। और फिर तो पतिदेव कुछ नहीं कर पाएंगे। बांध के टोकरी फिर छत पर रखी, भारी टोकरियाँ रखी जहाँ पहले ही। सोचा छत पर ले जाऊंगी भांजे को, उससे खुलवाऊंगी इसी टोकरी को। स्वामी रह जाएंगे हाथ मलते हुए, गुप्त सारी व्यवस्था करा के रखी। ज्योत्सना सुंदरी। रानी ने तो बहुत गुप्त योजना बनाई और बिल्कुल सही बनाई थी। उसमें उसे कोई भी चूक नहीं लग रही थी और उसको पक्का विश्वास था, मेरे भांजे के साथ ही शादी हो जाएगी। क्या करेंगे फिर पतिदेव, हाथ मलते रह जाएंगे। अब हुआ क्या, बारातें दोनों शहर में प्रवेश कर चुकी थी। चंद्रपुर नगरी में दोनों बारातें आ गई, एक इधर से और एक इधर से। अब दोनों बारातों में युद्ध होने लगा और ये बात निश्चित हुई कि जो भी जीतेगा ना पक्ष, उसी के वर से, उसी दूल्हे से शादी होगी ज्योत्सना की। दोनों बारातों में युद्ध होने लगा, शादी उससे ही होगी जो भी जीतेगा। रानी ने भेजा संदेश भांजे को, हारने तुम लगो तो आ जाना यहाँ। इंतजाम किया है मैंने सभी, तू न होना उदास है जीत तेरी। ज्योत्सना सुंदरी थी परम प्रिय थी। अब रानी ने गुप्त रूप से संदेश भिजवा दिया अपने भांजे को, जो दूल्हा बन के आया था, उसको संदेश भिजवा दिया कि देखो युद्ध हो रहा है ना, जब तुम्हारा पक्ष हारने लगे ना तो तुम चुपके से वहाँ से खिसक जाना और सीधा महलों में आ जाना। सारा इंतजाम करके रखा है मैंने और तेरी ही जीत होनी है, घबराना मत बिल्कुल भी। सारा मैंने योजना पक्की बना के रखी है। ये रानी ने सूचना पहुंचा दी थी अपने भांजे के पास और लड़ाई हो रही थी दोनों बारातों में, युद्ध हो रहा था। इसी बीच में एक घटना और घटी उसी चंद्रपुरी नगरी में। इसी समय में मतलब एक घटना और घट रही है। कौन सी घटना घट रही है? धर्म घोष आचार्य शिष्यों के सहित आके ठहरे थे नगरी बाहर बाग में। गोचरी गए संत तो चर्चा सुनी, लौट के ज्ञानी गुरु से बताने लगे। आपके पास ज्ञान का आलोक है, भंते कह दो मिलेगी किसे कुंवरी। ज्योत्सना शूरवीर थी 64 कला। तो दोस्तों, दूसरी घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि
नगरी में धर्मघोष आचार्य अपने शिष्यों के साथ आकर विराजमान थे पहले दिन से। और उनके शिष्य जब नगरी में गोचरी लेने गए ना, तो वहाँ पर उन्होंने ये सारा कौतुक देखा। उनको बड़ा बड़ा कौतूहल हुआ और बड़ा अजीब सा लगा, अटपटा लगा। 2 बारातें एक लड़की के लिए, और वो भी राजकुमारी, क्या होगा। अब लौट के आए और गुरुजी के पास कहने लगे, गुरुजी आपके पास तो विशिष्ट ज्ञान का भंडार है, जरा ज्ञान के प्रकाश में हमें बता दो ना, किसको मिलेगी राजकुमारी। अब शिष्य गुरु से पूछ रहे हैं, राजकुमारी ज्योत्सना कौन से वर के साथ ब्याही जाएगी। आपके भी दिल में जिज्ञासा तो होगी ना कि 2 बारातें आई हैं, एक तो राजा का भतीजा है और दूसरा रानी रोहिणी का भांजा है। अब किसके साथ ज्योत्सना की शादी होगी। चलिए थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और अगली मीटिंग में आके हम इसके बारे में और सारा आपके साथ में सीक्रेट ओपन करते हैं। और तब तक के लिए समुद्री श्री चलती है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज